देखिए, एडीओ का जो पोस्ट है, ठीक, इसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। सिलेबस की अगर बात करें तो ये गया हुआ है चेंज होने के लिए। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक तो 150 नंबर से 100 नंबर किया जा सकता है, ठीक, 100 नंबर भी हो सकता है। अब उस 100 नंबर के अंतर्गत भी आपको जीएस देखने को मिल सकता है, ठीक, छत्तीसगढ़ देखने को मिल सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ पहले था भी, है ना, छत्तीसगढ़ था, संविधान का थोड़ा सा पार्ट था उसमें, उसी में शामिल था। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज और हिंदी, हिंदी लैंग्वेज, ठीक। पहले कौन कौन था? हिंदी था, पंचायती राज, आजीविका, ग्रामीण विकास और सीजी। 5 हिस्से में बटे थे, पांचों 30-30 क्वेश्चन थे, ठीक है, 30-30 नंबर के। एक पार्ट से आना था 30 नंबर का, दूसरे से भी आना था 30 नंबर का, ये भी आपका हो जाता 30, 30 और ये वाला भी आपका 30, ठीक। टोटल 150 क्वेश्चन रहते, 150 नंबर के। अब इस 150 क्वेश्चन का आज का जो पैटर्न है, ठीक है, सिलेबस चेंज होने की, क्या चीज? सिलेबस चेंज होने की प्रथा चली आ रही है। हॉस्टल वार्डन को भी देख लियो आप लोग, सिलेबस चेंज हो गया उसका, सामान्य ज्ञान जुड़ गया, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया गया उसको। ये भी वैसा ही होगा। अब इसमें एक तो सामान्य ज्ञान ऐड हो सकता है, पहले ये वाला क्या नहीं था, ये नहीं था। अब सामान्य ज्ञान ऐड होगा तो कुछ भी हो सकता है। सामान्य ज्ञान को 35 नंबर का कर सकता है ना, ये तीनों मिला के 35 नंबर कर सकता है, छत्तीसगढ़ अलग से रख सकता है, और सामान्य ज्ञान को 35 नंबर का कर सकता है, हिंदी भी कुछ नंबर का वो भी रहेगा, ठीक। तो सिलेबस तो अपने पास अभी नहीं है, पढ़े तो पढ़े क्या, क्या पढ़े? तो ध्यान से समझना, ये चीज समझ आ गई। अब कुछ चीज आपको बताता हूं। ग्रामीण विकास, जैसे कि एडीईओ योजना का ही, योजना के लिए ही है, ठीक। आइए, स्वागत है आप सभी का। योजना के लिए ही है, और योजना को पंचायतों में ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? इसी के माध्यम से पहुंचाया जाता है योजना को। तो इस एडीओ के पोस्ट में जो ग्रामीण विकास हो गया, ग्रामीण विकास सिलेबस तो आया नहीं है अभी, पहले बताया, ठीक है, नया वाला सिलेबस मिलेगा तो उसके अनुसार देखेंगे। लेकिन उसके पहले अपने को 4 कदम आगे बढ़कर तैयारी करना होगा, ठीक। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि ग्रामीण विकास में आपका छत्तीसगढ़ की अभी योजनाएं बहुत कम है, नहीं के बतौर, अभी अभी तो सरकार बनी है ना, साय की सरकार। तो छत्तीसगढ़ में योजना नहीं है, तो हम पढ़ेंगे क्या? तो जैसे कि आपका मनरेगा हो गया, पहले भी था और अब भी रहेगा, मनरेगा तो चले आ रहा है। उसके अलावा हम लोगों को बहुत सारी चीजों में और ध्यान देना होगा, जैसे कि केंद्र की योजनाओं, जो भाजपा सरकार की योजनाएं हैं। अब नरवा गरवा घुरवा बाड़ी नहीं आने वाला, बहुत पढ़ लिए 5 साल, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी नहीं आएगा। ये क्या आएगा? जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, ये भी है, ठीक। इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएगी। सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना,
सिंचाई योजना, ये सारे चीजें आ जाएगी। तो इस टाइप से जितने भी योजनाएं रहेगी जो इस ग्रामीण विकास के अंतर्गत देखने को मिल सकता है ना, वो सारे चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। तो आज की क्लास जो है हम इसी से शुरुआत करेंगे, मनरेगा से। किससे शुरुआत करेंगे? मनरेगा से। ध्यान से समझना, नोट्स खुद बनाते जाना, सारे चीज यहां पर लिखा हुआ रहेगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो, आपको पीडीएफ डेली मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मनरेगा से। अब देखो, फोटो को देखो, मनरेगा, एमजी नरेगा इसको बोला जाता है। ठीक, महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी, समझ आ रहा है? महात्मा गांधी के नाम से, इसके नाम से होने से पहले यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब यह क्या कहलाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यहां पर मैंने कुछ शब्द बोले हैं, अभी उन शब्दों पर फोकस करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ये ग्रामीण शब्द, और इसी ग्रामीण शब्द पर आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा इसी पर बेस्ड रहेगा। नो शहरी, दिमाग से शहरी को निकाल दो। ठीक, पहला क्वेश्चन तो यही पटक देगा, अगर पटकना रहेगा तो, कि ये जो नरेगा या मनरेगा है ये किस क्षेत्र के लिए लागू होता है, ग्रामीण कि शहरी? तो ये होता है ग्रामीण के लिए। ठीक, पूर्णतः क्या होने चाहिए? ग्रामीण। अगर आपके क्षेत्र, अगर आपका गांव बाद में चेंज हो जाता है, शहर बन जाता है, नगर पालिका बन जाता है, नगर निगम बन जाता है, तो वहां पे लागू नहीं होगा ये। बिलासपुर में देखे हो, होता है क्या? रोजगार गारंटी आसपास चलता होगा तो बता सकते हैं। गांव में चलता है, यहां पे नहीं चलेगा, है ना, यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या चीज? मनरेगा। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। ठीक, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, अब ध्यान देना, चलिए देखें, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, क्या लिखा है? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की, यहां पर शब्दों को हाईलाइट करते जा रहा हूं, समझना है। ग्रामीण क्षेत्र की बात किया हूं मैं, कौन से क्षेत्र की? ग्रामीण क्षेत्र की बात किया हूं। और इस ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। ठीक, तो क्या याद रखना है? 2 पॉइंट मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो आपका मैंने एक शब्द बोला यहां पर, कौन सा शब्द बोला? ग्रामीण शब्द बोला। ठीक है, एक आपका कौन सा शब्द बोला? ग्रामीण। और दूसरा यहां पर डेट याद रखना है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक 23 अगस्त 2005 को, कौन सा? 23 अगस्त 2005 को क्या किया गया? पारित किया गया। ठीक, पारित हो गया।
उसके बाद जब पारित हो जाती है संसद से, पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति को क्या करने के लिए भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। कोई भी चीज अगर पारित होता है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर कर देता है किसी भी चीज पर, राष्ट्रपति क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देता है अगर किसी भी चीज पर, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाएगा? वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक, याद रहेगा। अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है वो कानून बन जाता है। समझ में आ रही है बात? कानून बन गया। अब देखो, कानून बनने के बाद, कानून बन गया, लेकिन इसकी अधिसूचना, अधिसूचना का मतलब होता है क्या चीज? गजट में प्रकाशित भी तो किया जाएगा। किसमें? गजट में इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो गजट में जो प्रकाशन किया गया वो 7 सितंबर 2005 को प्रकाशित किया गया था। ठीक, 23 अगस्त 2005 को क्या किया गया? पारित। और गजट में जो प्रकाशित किया गया वो कब किया गया? 7 सितंबर 2005। दोनों चीज 2005 में हुआ, एक 23 अगस्त 2005, दूसरा 7 सितंबर 2005। याद रहेगा दोनों डेट। किसके लिए है ये? ओनली ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सिर्फ और सिर्फ 100% ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई। लेकिन ये जब छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई तो देश में भी प्रारंभ किया गया था। ध्यान से समझना, पूरे देश की भी अगर हम बात करें, किसकी बात करें? देश की अगर बात करें तो देश में भी ये 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत किया गया। 5 में क्या किया गया? पारित। 23 अगस्त 2005 में पारित, और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचना इसकी जारी की गई। अब अधिसूचना जारी हो गई तो लागू भी तो करना है देश में। तो लागू कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को पूरे देश में 200 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में? 200 जिलों में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब इन्हीं 200 जिलों में छत्तीसगढ़ के जिले भी शामिल थे। पूरे देश में भी 3 चरण में शुरुआत किया गया, 3 चरणों में इसको किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी वही 3 चरण हैं। लेकिन जब देश में प्रथम चरण की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, यह डेट याद रखना, 2 फरवरी 2006। ठीक है, तो ये 2 फरवरी 2006 को जब देश में इसकी शुरुआत हुई थी तो छत्तीसगढ़ में भी वही तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन कितने जिलों से हुआ देश में? 200 जिलों से इसकी शुरुआत हुई। याद रहेगा? ठीक, 2 फरवरी 2006 को तो नहीं भूलोगे। 2 फरवरी 2006 देश में शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत हुई। देश के 200 जिलों में हुई और छत्तीसगढ़ में भी 11 जिले से इसकी शुरुआत किया गया। वही 200 जिलों में छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। तो अपने को अब क्या देखना है? इन्हीं 11 जिलों को देखना है। ठीक, तो याद करते चलना, बस्तर, बिलासपुर, प्रथम चरण 2 फरवरी 2006, प्रथम चरण 2 फरवरी 2006। कितने जिले? 11 जिले। अभी पूछूंगा मैं कितने जिले? 11 जिले। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006, 11 जिले। कौन कौन से जिले हैं? बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी। बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा,
धमतरी। ठीक, उसके बाद ऊपर साइड जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया। क से 3 ठो याद रहेगा, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया। तुरंत याद करो, भले 1 घंटे का 2 घंटे क्यों ना लग जाए काश, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, कांकेर, कोरिया, कबीरधाम, 3 जिले क से। बस्तर, बिलासपुर, ब से याद रहेगा, बस्तर, बिलासपुर। दंतेवाड़ा, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी। जशपुर, कांकेर, कोरिया, कबीरधाम, कांकेर, कोरिया, कबीरधाम। रायगढ़, राजनांदगांव, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। ठीक, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। बस्तर, बिलासपुर, कोरिया, कबीरधाम, कांकेर। सरगुजा भी है, एक जसपुर भी है। अब दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालो, फिर से शुरुआत करो उसको। बस्तर, ठीक है, देखो, बस्तर, बिलासपुर, बस्तर, बिलासपुर। उसके बाद कौन सा जिला? दंतेवाड़ा, धमतरी। ठीक, अच्छा, ठीक ठीक, 1 मिनट, ये वाला देखो, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, हो गया 4। कांकेर, कोरिया, कबीरधाम, कांकेर, कोरिया, कबीरधाम। उसके बाद जशपुर, ठीक, राजनांदगांव, रायगढ़, और कौन सा लास्ट में? सरगुजा। याद रहेगा 11 जिले। इसमें से ये क्वेश्चन पूछता है, पूछ भी चुका है कि प्रथम चरण में जब मनरेगा की शुरुआत हुई तो इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं था, ये एक पैटर्न बनेगा। दूसरा पैटर्न, इनमें से कौन सा जिला शामिल था। ठीक, पूछता है ऐसा, तो याद रखना है। तो ये हुआ पहला चरण, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चरण की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 में 4 जिले। 1 अप्रैल 2007 में कितने जिले? 4 जिले। 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007 कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से हैं वो 4 जिले? रायपुर बाकी था, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद। रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। याद रहेगा, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। ठीक, चलो पहले चरण का जिला फटाफट बोलो। बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, नहीं कोरबा नहीं, कोरिया, कांकेर, कबीरधाम। उसके बाद राजनांदगांव, रायगढ़, फिर सरगुजा। ठीक, उसके बाद सेकंड चरण में कौन कौन सा? रायपुर बाकी था, रायपुर, महासमुंद, उसके बाद आपका जांजगीर चांपा और कोरबा। रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोरबा। रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोरबा। ये कौन से चरण में? द्वितीय चरण। डेट कब है? 1 अप्रैल 2007। डेट कब है? 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007। तृतीय चरण की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2008। तृतीय चरण में कितने जिले? दुर्ग जिला बाकी था, और उन्हीं दुर्ग जिला के साथ में सारे जिलों पर यह लागू है, उन्हीं के साथ। तो दुर्ग के साथ सभी 27 जिले शामिल किए गए मनरेगा योजना के अंतर्गत, जितने भी बाकी थे। ठीक, बस्तर संभाग का भी बाकी था, कोंडागांव हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, बीच का एरिया बाकी था, बालोद जिला वगैरह, है कि नहीं? तो देखो
तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से तृतीय चरण की शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2007, 2 फरवरी 2006। द्वितीय चरण में कौन कौन सा जिला? एक रायपुर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा। रायपुर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से शुरुआत किया गया और दुर्ग जिला के साथ में सभी 27 जिलों पर इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मनरेगा योजना क्या है? प्रभावशील है और देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू है। ये सभी ग्रामीण जिलों में, इसका मतलब क्या? ये शहरी जिलों के लिए नहीं है, शहरी जिलों के लिए नहीं है। समझ आ गई बात? शहर के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। मैंने अभी क्या बताया? मनरेगा को तो हमने देख लिया, ठीक है। देखिए, अब पहले ये क्या था? मनरेगा था। पहले क्या था? मनरेगा। पूर्व नाम क्या है इसका? मनरेगा। पूर्व नाम क्या है? मनरेगा। सॉरी, पूर्व नाम क्या है? नरेगा। ठीक, पूर्व नाम नरेगा। तो नरेगा से क्या करेगा इसको? मनरेगा। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती के दिन इसका क्या कर दिया गया? उसी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009, नहीं भूलोगे ना? भूलना भी नहीं है, ठीक। इतने में आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आगे 2 अक्टूबर 2009 से इसका क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। अधिनियम का उद्देश्य समझना। ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान से समझना, ग्रामीण क्षेत्रों में उस प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है, क्या है? अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करके आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना है। किसको सुरक्षा प्रदान करना है? आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक। अब समझो इसको। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कौन से अधिनियम? मनरेगा। इसका उद्देश्य क्या है आखिर में? ग्रामीण क्षेत्रों में, ना कि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उस प्रत्येक परिवार, गांव में जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक। अगर वो गांव में है, बड़ा से बड़ा आदमी भी, वो भी जा सकता है रोजगार गारंटी में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जो भी प्रत्येक परिवार है, उनके यहां वयस्क सदस्य जितने भी हैं। अब वयस्क सदस्य का मतलब क्या हुआ? 18 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है, कम से कम 18 वर्ष, और 18 वर्ष से ऊपर जिनकी क्या है? आयु है, वो क्या है? वयस्क सदस्य है। वो क्या है? वयस्क सदस्य। तो जिनकी आयु 18 से ऊपर है, वो लोग रोजगार गारंटी में जा सकते हैं, जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कार्य के लिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए, वयस्क सदस्य का मतलब समझ आ गया। अकुशल, अकुशल का मतलब है कोई भी कौशल नहीं होगा तो भी चलेगा। अकुशल, दक्षता प्राप्त नहीं है किसी काम में तो भी आप जा सकते हो। मतलब इस काम के लिए आपको किसी कौशल की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर्म भरते हो किसी चीज में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आपके पास कौशल होना चाहिए टाइपिंग का, ठीक। टाइपिंग का क्या होना चाहिए? कौशल। या कहीं पे भी काम करते हो, मैकेनिक काम करते हो, मिस्त्री काम भी करते हो, तो कौशल होना चाहिए उसका, तभी तो करोगे, ठीक।
तो यहां पर किसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती आपको। समझ में आई बात? उसके बाद शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो को एक वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है, कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी डेट याद रखना। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करके आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना है पहला उद्देश्य। आजीविका यानी कि आपका जीवन यापन जो चल रहा है ना, भरण पोषण होना चाहिए, इसके लिए सरकार आपकी देखरेख कर रही है रोजगार गारंटी के माध्यम से। आजीविका को सुरक्षा प्रदान कर रही है सरकार। समझ में आई बात? ठीक। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। कुशल होगा है ना, वो भी चल जाएगा, ठीक है, उसको तो लेगा ही कुशल वाले को। अब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आप जा सकते हो अगर 18 वर्ष से ऊपर हो। समझ आ गया? तो अब आप जाओगे ना तो आप अकुशल हो, है ना, बेशरम पेड़ काटना नहीं आता होगा, टंगिया चलाना नहीं आता होगा, कुदारी फावड़ा चलाने नहीं आता होगा अभी ढंग से, तो आप अकुशल हो। अगर वो नहीं आता तो झुआ ये तो कर सकते हो ना। कोई दूसरा डाल लेगा मिट्टी को, उसमें आप फेंक सकते हो ना, है ना, वो गुड़ी बना के, ठीक है, मुंडी में। ठीक। फिर आगे, गरीबों की आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। गरीबों के आजीविका संसाधन, आधार क्या है आजीविका संसाधन का? आपके भरण पोषण का आधार क्या है? तालाब है। उस तालाब से आप क्या करते हो? उस तालाब से आप करते हो सिंचाई। क्या करते हो? सिंचाई करते हो। उस तालाब से आप मछली पकड़ते हो, मछली पालन करते हो। ठीक। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। नदी हो गया, तालाब हो गया, है ना, पेड़ पौधे हो गए, कई पेड़ पौधे से आपकी आजीविका चलती है। तो वृक्षारोपण का भी कार्य कर सकते हो उस क्षेत्र में। समझ में आ गई बात? तो ये है आपका आजीविका। तो गरीबों की आजीविका संसाधन, तो संसाधन को क्या करना? इस आधार को सुदृढ़ करना, सुधारना। अभी देखे होगे ना, नाला हो गया, नाला को और इतना इतना खोद खोद के और फिर ऊपर में पाटेगा, 1 साल में फिर भसक जाएगा वो। फिर अगले साल उसी में काम चालू होगा। अगर नाला में पानी बंद हो जा रहा है, नहीं जा पा रहा है नाला से, वो बेशरम वेशरम कूड़ा कचरा, तो उसको पूरा काटेगा, है ना, जितना भी रहेगा, क्योंकि वो आपका क्या है? आजीविका का आधार है। तभी तो आप खेतों में पानी ले जाओगे ना, है कि नहीं? ठीक। तो ये समझ आ गई। तीसरी चीज याद रखना, तीसरी चीज, सामाजिक समावेशन को स्वघोषित रूप में क्या करना? सुनिश्चित करना। सामाजिक समावेशन, समाज तो समझ आ गया, सामाजिक समावेशन, पूरे समाज को लेकर चलना है, पूरे समाज को लेकर चलना है। सामाजिक समावेशन को स्वघोषित रूप में क्या करना? सुनिश्चित करना है। सभी समाज को लेकर चलना है, किसी भी समाज को नहीं छोड़ना है। पूरे गांव को लेकर चलना है, सीधी सी बात बोल लो, है ना, कोई भी छूटने ना पाए। अब कोई भी छूटने ना पाए तो जबरदस्ती हाथ पकड़ कर नहीं ले जाना है, जिसकी इच्छा वो जाएगा ना भाई। तो ये जो मनरेगा होता है ना, ये संपूर्ण समाज को क्या करता है? टारगेट करता है, ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण समाज को, है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा आदमी। मैंने बोला ना, बड़ा आदमी भी मनरेगा के तहत कार्य कर सकता है, उसकी इच्छा, है ना। अब आजकल तो शर्म लगता है मनरेगा कार्य जाओ, है कि नहीं? ठीक। तो देखो, अगला
पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना। अब ये पंचायती राज संस्था, ग्राम पंचायत हो गया पंचायती राज संस्था, तो उस ग्राम पंचायत को क्या करना? सशक्त करना। मनरेगा में जब कार्य चलता है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिससे गांव में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देता है। अगर कहीं पर तालाब नहीं बना है तो वहां पर तालाब बना देगा मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत क्या बना दिया जाएगा? तालाब बना दिया जाएगा, नदी नालों की सफाई कर दी जाएगी, वृक्षारोपण का कार्य कर दिया जाएगा। ठीक, कहीं पर गड्ढे हैं, कूड़े कचरे हैं, सब साफ हो जाएगा वो भी। तो इससे आपका ग्राम पंचायत सशक्त होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना। तो वही चीज है, बस अच्छा लगेगा कि हमारे ग्राम पंचायत ने बहुत कार्य किया, लगता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना? सशक्त करना। फिर आगे चलते हैं, आगे ध्यान देना, विशेषताएं। ठीक है, अगली बात क्या हो जाएगी? विशेषताएं। तो देखिए, विशेषताओं के अंतर्गत पहली चीज गौर करिए, अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना, यह इसकी विशेषता है। क्या है विशेषता? अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार है, उस परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का क्या करना? रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। अब ये स्थायी परिसंपत्ति क्या हो गई? वही तालाब, नहर हो गया, है ना, नाला हो गया, यही तो सब आपकी स्थायी परिसंपत्ति है। ठीक, उसका क्या करना? सृजन करना, स्थायी परिसंपत्ति। कोई चौक चौराहा हो गया, टूट फूट गया होगा, उसके माध्यम से वो भी बन जाएगा। ठीक, तो इस स्थायी परिसंपत्तियों का क्या करना? सृजन करना। और कितने दिन का रोजगार? 100 दिवस का रोजगार। कितने दिन का? 100 दिवस का। ये अभी मत भूलना। ठीक है, 100 दिवस का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा। अब ध्यान देना, किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी है। इसका मतलब क्या? अगर आप क्या हो? वयस्क हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप भी काम करो, अकुशल, किसी कौशल की जरूरत नहीं, किसी कौशल का मोहताज नहीं, रोजगार गारंटी। तो अकुशल शारीरिक श्रम करने के अगर कोई इच्छुक है तो आप क्या करोगे? आवेदन करोगे। कहां पर? ग्राम पंचायत में। क्या करोगे? आवेदन करोगे ग्राम पंचायत में। और आवेदन जैसे ही करोगे, उसके 15 दिन के भीतर आपको क्या दिया जाएगा? रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक, 15 दिवस के भीतर क्या किया जाएगा? रोजगार प्रदान किया जाता है। काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर अगर कार्य उपलब्ध नहीं होता तो आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर दो। पहली चीज दिमाग में गई। आप आवेदन करोगे तो 15 दिन के भीतर काम देगा। और अगर 15 दिन के भीतर आपको काम नहीं दिया जाता तो आपको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। समझ में आई बात? बेरोजगारी भत्ता के लिए आप अप्लाई करोगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, अगली बात, ये तो हुआ बेरोजगारी भत्ता तक की बात, है ना, जब अगर काम नहीं मिलता तब की बात। ठीक, गौर करिएगा। उसके बाद
बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/4 होता है। मजदूरी दर का क्या होता है? 1/4 होता है। प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का क्या होता है? 1/4 होता है। इसका मतलब क्या? अगर आपको एक एग्जांपल, अगर आपको 100 रुपया मिल रहा है, कितना रुपया मिल रहा है? 100 रुपया मजदूरी दर है, मान के चलो, तो 100 रुपए का 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब कि 25 रुपया आपको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। तो अगर आपको काम नहीं मिला, 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला, तो आप 16वें दिन से उस मजदूरी दर का 1/4 हिस्सा प्राप्त कर सकते हो बेरोजगारी भत्ता के रूप में। समझ आई बात? कितना? 1/4। कितने दिन के लिए 1/4? प्रथम 30 दिवस है, तू मतलब 16वें दिन से आप 30 दिन गिनना शुरू कर दो, वो हुआ प्रथम 30 दिन। ठीक, तो प्रथम 30 दिवस के लिए, प्रथम 30 दिवस के लिए क्या 1/4 मजदूरी दर का 1/4 प्रथम 30 दिवस के लिए बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्राप्त करोगे। उसके बाद एवं 30 दिवस के उपरांत, एक प्रथम 30 दिवस, एक 30 दिवस के बाद, 30 दिन बीत गए आपको 25 रुपया पाते हुए, उसके बाद 30 दिन के बाद मजदूरी दर का आधा आप प्राप्त करोगे बेरोजगारी भत्ता के रूप में, मतलब कि 50 रुपए। आधा 100 रुपया अगर है, मान के चलो, ठीक, 100 रुपया है तो उसका 50 रुपया आपको क्या मिलेगा? मजदूरी दर का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 50 रुपया, आधा। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से, याद रखना है डेट, वर्ष 2013-14 से 100 दिवस से बढ़ाकर कितना? 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। कब से? वर्ष 2013-14 से। वर्ष 2013-14 से कितना? 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। फिर आगे अतिरिक्त जो 50 दिवस है, अभी तो बोला था 100 दिवस का प्रदान किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। कब से? 2013-14 से। तो जो अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? राज्य सरकार करेगी। केंद्र के द्वारा तो 100 दिन का आ रहा है, उसमें शामिल कर रहा है राज्य सरकार 50 दिवस का एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो इस 50 दिवस का जो खर्चा रहेगा वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। फिर आगे वन अधिकार पट्टाधारक परिवार को 150 दिवस का रोजगार कौन देगा? भारत सरकार देगा। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, राज्य सरकार नहीं दे रहा, इसको डायरेक्ट मिल रहा है 150 दिन का डायरेक्ट। समझना अब यहां पर देखिए, केंद्र के द्वारा कितना रोजगार दिया जा रहा? 100 दिन का। इसमें 50 दिन का कौन बढ़ा रहा? राज्य सरकार। ये किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। ठीक, अगर आप वन अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वन अधिकार पट्टाधारक क्षेत्र में नहीं आते, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं आते, तो ये वाला आपका रहेगा, है ना, राज्य सरकार आपको 50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देगी। लेकिन डायरेक्ट केंद्र से 150 दिन का किसके लिए आता है? वन अधिकार
पट्टाधारक परिवार के लिए। समझ आ गई बात? कितने दिन का? 150 दिन का वन अधिकार पट्टाधारक के लिए। अब देखो इसमें राज्य ने कोई बढ़ाया है क्या? 50 नहीं बढ़ाया ना। डायरेक्ट कहां से? केंद्र से। डायरेक्ट कहां से? केंद्र से। फिर आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शहरी नहीं लिखा हूं यहां पे, कोई भी चीज शहरी मत मार देना, फंसा सकता है आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को ग्रामीण आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस। अब ये सामान्य क्षेत्र कौन सा? ये भी क्या था? सामान्य क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र के लिए 100 आया था, उसमें 50 बढ़ाया। तो अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ग्रामीण आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस का कार्य का 95 मानव दिवस कार्य का क्या अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है? कितने? 95। 90 और 95। जैसे वो सामान्य क्षेत्र के लिए 50 दिवस का कार्य अतिरिक्त प्रदान किया गया, ठीक। वन अधिकार पट्टाधारक के लिए डायरेक्ट 150 केंद्र से मिल गया। अब उधर से आएगा काम। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में ना मिस्त्री की ट्रेनिंग होती है। अब जब आप मिस्त्री बन जाओगे तो घर बनाने के लिए जाओगे, तो घर बनाने जाओगे ना, तो सामान्य क्षेत्र के लिए कितना कार्य दिवस? जैसे उसको बढ़ाया वैसे ही 90 दिन एक्स्ट्रा आपको काम करने को मिल सकता है। अगर आप मिस्त्री हो, ट्रेनिंग लिए हो मिस्त्री की, सरकारी ट्रेनिंग, और सरकारी ट्रेनिंग कैसा होता है जानते ही हो, ठीक है ना। तो ये कितने दिन का? 90 दिन का, अगर आप सामान्य क्षेत्र में हो तो। लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हो तो 5 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना? 95 मानव दिवस। कितना दिन? 95 मानव दिवस। जैसे इसमें एक्स्ट्रा मिला वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना में भी एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक। फिर आगे योजना के अंतर्गत मजदूरी दर का भुगतान बैंक अथवा डाकघर के बचत खाता, आपका भी खाता खुलवाए हो ना, वो भी बचत खाता होता है। तो बैंकों में बचत खाता खुलवाए हो, उसके माध्यम से आपको क्या दिया जाएगा? आपकी जो भी काम किए रहोगे उसका पेमेंट बैंक खाता के माध्यम से आएगा, या फिर डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। और भारत सरकार द्वारा राज्य के IAP जिलों जैसे कि बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, मतलब कि नक्सली क्षेत्र, वहां पर उन नक्सली क्षेत्रों में कोई बैंक खुलेगा क्या? अब बैंक खुल गया तो नक्सलियों की बल्ले बल्ले, है ना। नक्सलियों की क्या? बल्ले बल्ले। बंदूक लेके जाएगा सीधा, खत्म। तो बैंक के द्वारा पेमेंट, ठीक। तो क्या करेंगे वहां पर? नगद, कैश में। हम लोग पेटीएम गूगल पे नहीं चलाते बोलेंगे, सीधा किसमें? कैश लेते हैं, ठीक। तो कौन कौन सा IAP जिला? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये कुछ ज्यादा ही नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है। नगद मजदूरी
भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है आपको। आप अगर पेमेंट मिलेगा आपके क्षेत्र में तो बैंक खातों के माध्यम से, और अगर आईएपी जिला हो गया तो नगद मिलेगा नक्सली क्षेत्र में। फिर आगे, योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से कितना मिल रहा? 243 रुपए, 243 रुपीज। कब? 1 अप्रैल 2024 से। कितना मजदूरी दिया जा रहा? मजदूरी दर 243 रुपए, 243 रुपए प्रति दिवस। प्रति दिवस मजदूरी दर निर्धारित किया गया है 1 अप्रैल 2024 से। भाजपा सरकार आई ना, रेट बढ़ गया मनरेगा का, ठीक, बढ़ा दिया गया। उसके बाद योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है। इसका मतलब ये मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में व्यय का प्रावधान है। यानी कि अगर 300 रुपया बोरी का सीमेंट हुआ तो 300 रुपया मजदूरी नहीं रहेगा, बल्कि 60:40 के अनुपात में रहेगा। अगर मजदूरी में खर्च, मजदूरी का खर्च कितना है? मजदूरी का खर्च कितना है? मान के चलो 60 रुपया है, मजदूरी का खर्च कितना रहा? 60 रुपया आ रहा, तो सामान का खर्च कितना आएगा? 40 रुपया आना चाहिए जिला स्तर पर। ठीक, यही है मजदूरी और सामग्री व्यय का खर्च का अनुपात। अगर 100 रुपया में लिया जाए तो मजदूरी में कितना रुपया का खर्च होना चाहिए? 60 रुपया का। तो सामान का कितना खर्च हो जाएगा? 40 रुपया का। ठीक, अब सामान का खर्च कुछ भी हो सकता है ना? सीमेंट हो सकता है, कोई मशीन बुला लिया मान के चलो, उसका खर्च हो सकता है। तो ज्यादातर मामलों में मशीन नहीं बुलाते, विकट परिस्थितियों में मशीन बुलाया जाता है। मशीन बंद है और कहीं कहीं पर है ना, परिस्थिति के अनुसार मशीन भी मंगाया जाता है। नहीं तो फिर इंसानों से ही कराया जाएगा। इसको किससे कराया जाएगा? इंसानों से कराया जाएगा। ठीक, मजदूरों से कराया जाएगा जो भी काम रहेगा। इसी कारण तो है ये महात्मा गांधी मनरेगा, है ना। इंसानों को देना है पैसा, मशीनों को नहीं देना। अब मान के चलो एकदम अंदरे में है पत्थर, उसको निकाल नहीं पा रहा, बड़ा सा पत्थर है, तो क्रेन बुलाना पड़ेगा नहीं? वो वाला गाड़ी पत्थर निकालने के लिए पूरा खुदाई करके निकालेगा खुद अकेले। ठीक, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या बुलाया जाता है? मशीन मंगाया जाता है। ठीक, फिर आगे अब देखिए कितना का अनुपात होगा? मजदूरी और सामान खर्च का कितना अनुपात होना चाहिए? 60:40 का। याद रखेंगे 60:40 को, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं जॉब कार्ड के बारे में। ठीक, किसके बारे में? जॉब कार्ड के बारे में। ध्यान से समझना। जॉब कार्ड समझते हो? देखे हो जॉब कार्ड? नहीं देखे हो? कैसा होता है? देखिए, जॉब कार्ड क्या है? जॉब कार्ड आपके मार्कशीट के जैसा है। आप मार्कशीट दिखाओगे तो फॉर्म भरने देगा, वैसे ही जॉब कार्ड आप दिखाओगे, आपके पास जॉब कार्ड रहेगा तो आप काम के लिए आवेदन कर सकते हो। वही चीज है, ध्यान से समझना जॉब कार्ड को। जॉब कार्ड मुख्य दस्तावेज है। क्या है? मुख्य दस्तावेज है। जैसे आपका मुख्य दस्तावेज आपका क्या होता है? मार्कशीट होता है,
वैसे ही जॉब कार्ड भी एक मुख्य दस्तावेज है जो मनरेगा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की हकदारियों को क्या करता है? लिपिबद्ध करता है। हकदारी, आपका हक क्या है? आपने 4 दिन काम किया तो 4 दिन का पैसा का हक आपका है, तो उसमें लिपिबद्ध होगा। जितना भी आपका इनकम रहेगा वो किस में? जॉब कार्ड में लिपिबद्ध होता है। ठीक, आपकी हकदारी। यह पंजीकृत परिवारों को, किसको? पंजीकृत परिवारों को कानूनी तौर पर कार्य की मांग हेतु अधिकृत करता है। कार्य की मांग हेतु क्या करता है? अधिकृत करता है, मतलब अधिकार देता है। जॉब कार्ड जैसे कि आपका मार्कशीट आपको अधिकार देता है ना फॉर्म भरने के लिए, वैसे ही ये जॉब कार्ड भी आपको अधिकृत करेगा, आपकी हकदारियों को क्या करेगा? लिपिबद्ध करेगा आपके हक को। हक है, अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आपको हक है, पूरा अधिकार है, आप आवेदन कर सकते हो कार्य के लिए। समझ आ गई बात? और अगर जॉब कार्ड नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा। इसको रोजगार कार्ड भी कहते हैं। ठीक, तो कार्य की मांग हेतु अधिकृत करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है तथा मजदूरों को छल कपट से सुरक्षित करता है। जॉब कार्ड आपका बने रहेगा तो पारदर्शिता सुनिश्चित होगा। कैसे? अगर जॉब कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, चलो आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो मैं भी भरवा सकता हूं ना, मैं भी काम किया हूं करके। जॉब कार्ड अगर नहीं देख रहा, जॉब कार्ड का जमाना मान के चलो नहीं है, तो मैं भी भरवा सकता हूं बिना काम करे। बोल सकता हूं मैंने भी तो काम किया, आपने नहीं देखा। तो अगर रहेगा ये सिस्टम तो सामने वाला बोल सकता है जॉब कार्ड दिखा पहले, बोलेगा ना, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे दिखा दूंगा। ये मेरा अधिकार होगा, हकदारी होगी मेरी। ठीक, पारदर्शिता आती है जॉब कार्ड से। छल कपट से सुरक्षित करता है, छल कपट से। वही छल कपट नहीं कर सकता अगर आपके पास जॉब कार्ड है। किसी के पास नहीं है जॉब कार्ड तो नहीं है, जिसके पास वो छल कपट नहीं कर सकता। बिना काम करे अपनी मजदूरी नहीं भरवा सकता। समझ आ गया? ठीक, आगे अब ये जॉब कार्ड के लिए पात्रता कौन सा हो जाएगा? तो आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारतीय हो ना, कि कोई विदेश से आए हो, पाकिस्तान वाले नहीं हो ना। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए? ऊपर, तो आप जॉब कार्ड पा सकते हो। आवेदन करने वाला व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। कहां का निवासी होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए आवेदन करने वाला व्यक्ति। ठीक, उसके बाद रोजगार हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया। अब जॉब कार्ड पाना है, आपको रोजगार चाहिए, आपको जॉब कार्ड पाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले पंजीकरण करना होता है ना? पंजीकरण करना होता है। कैसे? देखो, ऐसे परिवार जिनके वयस्क सदस्य, कौन सा? वयस्क सदस्य मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रम की मांग करने के इच्छुक है, मतलब जिसमें कौशल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे श्रम की मांग करने के इच्छुक हैं। ठीक, पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत में, आपके गांव में जो ग्राम पंचायत रहेगा वहां पर आप आवेदन दोगे। और आवेदन कैसा दोगे? फॉर्म पर दे सकते हो, फॉर्म भरकर, या फिर सफेद कागज पर दिया जा सकता है। ठीक, एक तो वो फॉर्म दे देगा, उस पर उसको भर सकते हो, या आप सफेद कागज पर लिखकर दे सकते हो ग्राम पंचायत में। ठीक, पंजीकरण करने के लिए। अभी उसके बाद क्या होता है?
ग्राम पंचायत को निर्धारित फॉर्म पर अथवा सफेद कागज पर दिया जा सकता है। पलायन करने वाले, याद रखना यहां पर, पलायन करने वाले परिवारों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के निमित्त ग्राम पंचायत कार्यालय में पंजीकरण वर्ष भर खुला रहेगा। वर्ष भर क्या रहेगा? खुला रहेगा पंजीकरण के लिए। जो लोग मान के चलो पलायन कर गए, अब पलायन कर गए, अब वहां से आए, अब बंद हो जाए रहेगा तो नहीं कर पाएंगे ना, है ना। बोल देगा पंजीकरण अभी बंद है, चालू रहता है वर्ष भर। क्या रहता है? वर्ष भर चालू रहता है। अगर आप बाद में आ रहे हो तो भी आप पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हो, जब, है ना, रोजगार गारंटी तो चलते ही रहता है वैसे, ठीक है। तो ये चीज समझ आया, आवेदन दोगे पंजीकरण के लिए, ठीक। फिर क्या होगा? श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवार के सदस्यों, केवल वयस्क सदस्य ही रोजगार के लिए योग्य होंगे। उनके निवास स्थान तथा उम्र की समुचित जांच के बाद पंजीकृत परिवार को 15 दिनों के भीतर, यह याद रखना, कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। अगर आपने जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है तो आपको कितने दिन के भीतर जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा? तो आपको 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए, अब जॉब कार्ड आपको मिल रहा है, अब समझना, ठीक है, समझना। देखिए, जॉब कार्ड आपको क्या मिल रहा, आपने क्या किया? पंजीकरण के लिए आवेदन दिया। पंजीकरण के लिए क्या किए? आवेदन किए। अब आवेदन फॉर्म भरोगे, आवेदन के लिए क्या करोगे? फॉर्म भरोगे। तो आवेदन के लिए जब फॉर्म भरोगे उसके बाद आपको 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर क्या प्रदान किया जाएगा? एक जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। अब ये जो जॉब कार्ड है किसको दिया जाएगा? तो समझना यहां पर खेल, कौन सा खेल? ध्यान से देखो, जॉब कार्ड आपके परिवार में किसी भी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है। परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग, इनमें से 3 व्यक्ति वयस्क है। 3 व्यक्ति क्या है? वयस्क है। तो तीनों लोग जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, तीनों के तीनों जॉब कार्ड के लिए क्या करोगे? अप्लाई करोगे, यानी कि पंजीकरण करवाओगे। समझ में आई बात? पंजीकरण जैसे करवाओगे 15 दिनों के भीतर आपको क्या प्रदान किया जाएगा? जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। अब मान के चलो किसको दिया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको दिया जाता है जॉब कार्ड आपकी अनुपस्थिति में? तो 3 वयस्क सदस्यों में अगर 2 अनुपस्थित है तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को, उस परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को यह प्रदान कर दिया जाएगा। किसी भी वयस्क सदस्य को प्रदान कर दिया जाएगा। मान के चलो तीनों लोगों ने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया है, 2 लोग गांव गए हैं और जॉब कार्ड को देना है, तो तीसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा, उसी परिवार के सदस्य को, ठीक। लेकिन किसकी उपस्थिति में? निर्देश दिया जाएगा उधर से कि इसको जॉब कार्ड प्रदान करो। हो सकता है कोई गांव के मुखिया रहे, या ग्राम पंचायत के पंचों के समक्ष, या ग्राम सभा के समक्ष दिया जाएगा। सबूत रहना चाहिए, सबूत, कोई भी व्यक्ति, है ना। और सबूत कोई भी व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं होना,
थोड़ा अच्छा खासा व्यक्ति, जैसे गांव का मुखिया हो गया, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य, ठीक, ऐसे होना चाहिए। तो उनके समक्ष दिया जाएगा, तभी तो बाद में बोल सकते हैं ना, ये लोग थे जब हमने आपको जॉब कार्ड सौंपा। क्या पता गुमा देगा वो आदमी तो, ठीक। तो ये बाद में ये भी बताऊंगा, अगर गुम गया जॉब कार्ड तो क्या होगा। तो एक डुप्लीकेट बनाने के लिए भी बोला जाता है, उसके लिए भी ग्राम पंचायत में क्या करोगे आप, आवेदन करोगे डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिए, ठीक। अगर गुम गया, धोखा से गुम जाता है भाई, है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गुम जाती है, ठीक है। फिर आगे ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, अभी मैंने बोला परिवार, परिवार शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है, परिवार क्या है, परिवार क्या है। तो परिवार का मतलब एक तो खून का रिश्ता हो गया, क्या, खून का रिश्ता, वो परिवार में आता है कि नहीं। आप हो खून के रिश्ते में, आपके मम्मी हैं, आपके भाई हैं, ठीक। लेकिन इससे भी इतर कोई विवाह करके भी लाया है तो वो भी परिवार में आएगा, विवाह करके लाया है वो भी परिवार में। अब कई लोग ऐसा नहीं बोलते, अरे मोरे परिवार एक जैसा है ना, परिवार के जैसा है, रोज आ रहा है बाजू वाला, अलग कास्ट का है, मानते परिवार हो, अच्छा जमता है, फलाना दे दिए, रहना नहीं देगा, नियम के अनुसार नहीं देना चाहिए, भले दे देगा वो अलग बात है ना, ग्राम पंचायत वाले, वो अलग मैटर है। लेकिन परिवार का मतलब बाजू वाला पड़ोसी नहीं, परिवार का मतलब आपका खून का रिश्ता, ठीक। तो एक ही परिवार के सभी सदस्य, सभी वयस्क सदस्य जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या तीनों के तीनों, अभी मैंने बोला 3 लोग हैं यहां पर, तो क्या तीनों के तीनों ऐसे रोजगार गारंटी में जाएगा, एक झोरापा, एक कुदारी, एक झउहा लेके, क्या बोलते हो, तीनों तीनों लोग जाएंगे क्या। परिवार के वयस्क सदस्यों में से कोई भी एक व्यक्ति जाएगा। मतलब एक परिवार को जिसमें खून का रिश्ता है, जिसमें विवाह का रिश्ता है, वो एक परिवार आएगा, उस एक परिवार के एक वयस्क सदस्य को मिलेगा रोजगार गारंटी में कार्य। अब समझना खेल, जो व्यक्ति जा रहा था, उस परिवार का एक व्यक्ति जो जा रहा था रोजगार गारंटी में, उसकी तबीयत हो गई खराब, तो उसके बदले में कौन जाएगा, जिसने दूसरा जॉब कार्ड प्राप्त किया उसके बदले में जाएगा। और दोनों का मिलाकर ही 150 दिवस काउंट होगा। समझ में आई बात। अगर दोनों भी नहीं जा रहे हैं इसमें से, तो तीसरा व्यक्ति निकल कर जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तीनों जॉब कार्ड प्राप्त कर लिए हैं, ये भी 150 दिवस काम करेगा, ये भी 150 दिवस, ये भी 150 दिवस, ऐसा नहीं, बल्कि ये तीनों का मिलाकर 150 दिवस बनाया जाएगा। रोजगार गारंटी योजना, हाँ, अगर आप बनवाओगे तो बनेगा। हम्म हम्म, नहीं जा सकता भाई, वो अगले व्यक्ति का जॉब कार्ड ही नहीं है तो वो कहां से जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आपके बदले में जाना है तो उसका भी जॉब कार्ड बनना चाहिए। हम्म, उसको बताऊंगा आगे। पेमेंट इसका सेंट्रल से होता है, ठीक। और जैसे कि अभी बताया 50 दिवस एक्स्ट्रा उसका राज्य सरकार वहन करती है खर्च, बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देती है ना, ठीक। चलिए, तो ये चीज समझ आ गया। परिवार के पूरे परिवार का काउंट होगा 150 दिन, है ना। वो 150 दिवस भी नहीं कमा पाते कई के यहां तो, ठीक है, ऐसा है। तो आगे बढ़ जाएं, फिर आगे कहां पर आए थे,
चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आए थे, श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवार के सदस्यों केवल वयस्क सदस्य ही रोजगार के लिए योग्य होंगे के निवास स्थान तथा उम्र की समुचित जांच के बाद पंजीकृत परिवार को 15 दिनों के भीतर एक जॉब कार्ड क्या कर दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या है एक चीज, यहां पर निवास स्थान तथा उम्र की समुचित जांच के बाद आपको जॉब कार्ड दिया जाएगा। आप उस गांव के हो कि नहीं, निवास को देखा जाएगा। आपकी उम्र, आप वयस्क हो कि नहीं, वो देखा जाएगा। आप उस ग्राम पंचायत के निवासी हो कि नहीं, ये देखा जाएगा। तब आपको जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर उस गांव में बस गया, उसका क्या नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, तो उसको नहीं दिया जाएगा। समझ आ गई बात? किसी भी ऐसे व्यक्ति को जॉब कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है ना? फिर आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, चलिए ध्यान देना। देखिए, जारी किया गया जॉब कार्ड कम से कम 5 साल के लिए मान्य होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए क्या होगा, मान्य होता है। एवं प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद 1 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा क्या किया जाएगा, नवीनीकृत किया जाएगा। ठीक, कितने साल के लिए मान्य होगा? 5 साल के लिए। एक बार जॉब कार्ड बन गया तो 5 साल के लिए उसका क्या होगा, मान्य होगा वो। और एक बार अगर बन गया 5 साल के लिए मान्य होगा, तो 5 साल के बाद आपको क्या करना होगा, रिन्यू करना होगा, है ना, नवीनीकरण करना होगा। जैसे कि आप रोजगार कार्यालय में जाकर नवीनीकरण कराते हो ना, आपके मार्कशीट को रोजगार पंजीयन कराए रहते हो कि नहीं, उसको नवीनीकृत कराते हो ना, जो डेट लिखा रहता है उससे बाहर अगर हुआ तो फिर से रिन्यू कराते हो। सेम वैसा ही एक बार बन गया, ठीक, तो फुर्सत बस उसको नवीनीकृत कराना होता है। अब देखो, नवीनीकृत कराओगे 5 वर्ष की समाप्ति के बाद 1 माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा उसको क्या किया जाएगा, नवीनीकृत किया जाएगा। कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर। कितने साल के लिए रहेगा वो जॉब कार्ड? 5 साल के लिए रहेगा। कितने दिन में प्राप्त हो जाती है आपको जॉब कार्ड? 15 दिन के भीतर, है ना। और जॉब कार्ड पाने के लिए आवेदन कहां पर करोगे आप? ग्राम पंचायत में करोगे। कहां पर करोगे? ग्राम पंचायत में। परिवार रोजगार कार्ड प्राप्त ना होने पर, प्राप्त नहीं हुआ आपको, मान के चलो आपने आवेदन दिया, आपको जॉब कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में जारी किए गए किसी भी परिवार रोजगार कार्ड पर आपत्ति हुआ, अगर मान के चलो जॉब कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, या आपको जो जारी किया गया है जॉब कार्ड उस पर आपको आपत्ति है, क्या है? आपत्ति। अंजू की जगह अंजलि लिख दिए तो आपत्ति होगा कि नहीं, है ना। देवांगन की जगह कोष्टा लिख दिए, आपत्ति होगा कि नहीं, है? मेरे को कैसे कोष्टा बोल दिए, आपत्ति होगा नहीं? ठीक, तो मान के चलो ऐसा कोई आपत्ति, कोई भी आपत्ति, है ना। उम्र की आपत्ति हो सकती है, क्योंकि उसमें एज वगैरह सब चीज रहेगा। नाम में थोड़ी आपत्ति हो सकती है, कास्ट में थोड़ी आपत्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपत्ति में। तो अगर आपको मिला ही नहीं जॉब कार्ड, या अगर मिला भी तो उसमें भी क्या है, आपत्ति है, तो आप कहां जाओगे? आप जाओगे आपत्तिकर्ता ग्राम पंचायत के सरपंच को क्या करेगा, अपील करेगा। ठीक, उसके समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करेगा। किसके समक्ष? सरपंच के समक्ष। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि किसके समक्ष आपत्ति को प्रस्तुत करेगा, तो सरपंच को प्रस्तुत करेगा भाई। उसके पश्चात सरपंच क्या करेगा, 1 सप्ताह में आपत्ति का क्या करेगा, ये निराकरण। अब सरपंच ने भी कुछ नहीं किया, हाँ नहीं कुछ नहीं बोले, हाँ चलो मैं निपटा दूंगा ये काम, कुछ नहीं बोले, तो कहां जाओगे आप, ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब सरपंच के भगवान। देखिए सरपंच के निर्णय से भी अगर असंतुष्ट है, चलो उसने जवाब दे दिया, आपके आपत्ति का क्या कर दिया, निराकरण कर दिया, तो भी आप असंतुष्ट हैं, ठीक, असंतुष्ट हैं, आपको पसंद ही नहीं आया उसका निराकरण, है ना, तो आप कहां जाओगे, कार्यक्रम अधिकारी। अब ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है, जनपद स्तर का होता है। कौन से स्तर का होता है, जनपद स्तर का। तो आप उसके पास जाओगे भाई, ग्राम पंचायत से ऊपर जाओगे तो जनपद आएगा, जनपद से ऊपर जाओगे तो जिला आएगा। तो ग्राम पंचायत से जब ऊपर जाओगे तो जनपद अधिकार, जनपद में जनपद स्तर पर क्या होगा, कार्यक्रम अधिकारी। और ये कार्यक्रम अधिकारी को आप कब, 7 दिन में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, 7 दिवस में क्या कर सकेगी, सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यक्रम अधिकारी को 7 दिवस में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। अब ये 7 दिवस कहां से काउंट करोगे, मान के चलो आज मैं सरपंच, ठीक, आज मैंने आपके अपील पर निराकरण दे दिया, तो आपको मेरा निराकरण पसंद नहीं आया, तो आप मेरे निराकरण से गिनोगे 7 दिन। उस 7 दिन के भीतर, मतलब आज से गिनोगे 7 दिन, उस 7 दिन के भीतर आप कहां जाओगे, कार्यक्रम अधिकारी के पास जनपद में। अब वो जनपद अधिकारी कितने दिन में, वो भी 7 दिवस के भीतर निराकरण करेंगे। और उसका भी पसंद नहीं आया, तो जिस दिन से ये निराकरण किया रहेगा, कौन, कार्यक्रम अधिकारी, ये जिस दिन से निराकरण किया रहेगा, उसका निराकरण अगर पसंद नहीं आया, तो उसके निराकरण से फिर गिन लो 7 दिन, ठीक। तो उस 7 दिन में आप कहां जाओगे, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत के पास, ठीक। अब देखो, कार्यक्रम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब सीईओ। सीईओ, ये सीईओ कहां से बनता है, पीएससी का पेपर दिलाओगे तो सीईओ बनोगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद पंचायत में जाकर बैठोगे, समझ में आई बात, वही होता है क्या, कार्यक्रम अधिकारी। सरपंच के ऊपर कार्यक्रम अधिकारी, ये कार्यक्रम अधिकारी कौन, जनपद पंचायत का सीईओ। उसके बाद अगर उसका भी निराकरण आपको पसंद नहीं आया, तो उसके निराकरण के 7 दिन के भीतर आप कहां जाओगे, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी, यह होता है जिला पंचायत का सीईओ। जिला पंचायत का सीईओ, एक लेवल ऊपर, समझ में आई बात। फिर आगे यह भी क्या करेगा, 1 सप्ताह में आपके आपत्ति का निराकरण करेगा। 1 सप्ताह में क्या करेगा, आपके आपत्ति का निराकरण करेगा। अब 3 जो में तो निराकरण होगा ना ठीक। फिर आगे देखते हैं, अधिकारी को देख लो। अभी बताया कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है, कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है, तो सीईओ होता है जनपद पंचायत का, ठीक।
और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? जिला पंचायत का सीईओ, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी। ठीक, अब देखो, सबसे पहले सरपंच को निराकरण के लिए बोले, सरपंच का पसंद नहीं आया, किसको बोले? कार्यक्रम अधिकारी को बोले, कार्यक्रम अधिकारी का पसंद नहीं आया, किसको बोले? अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी को बोले। ठीक, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, ये भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, दोनों दोनों सीईओ होता है, लेकिन जनपद पंचायत का और जिला पंचायत का। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या होता है अधिकारी में? जिला कार्यक्रम समन्वयक। जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी कि कलेक्टर आ जाता है, यह अधिकारी का नाम याद रख लेना। ठीक, तो अभी मैंने कितने अधिकारी बताए? 3, एक जनपद वाला, एक जिला वाला और एक कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक। और इसके ऊपर वाला अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द जुड़ा है, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक। और उसके पहले वाले में कार्यक्रम अधिकारी, अतिरिक्त जिला समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी। उसके बाद अतिरिक्त को हटा दो, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वो कलेक्टर होता है लास्ट में। ठीक, समझ में आ गई बात? अब बढ़ते हैं आगे। जॉब कार्ड आपका क्या हो गया? बन गया। आपका जॉब कार्ड क्या हो गया? बन गया। ठीक, लेकिन जॉब कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है क्या? जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है क्या? अगर कोई मामला नहीं है, खास मामला नहीं है, तो आपका जॉब कार्ड कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। याद रखना, जॉब कार्ड को रद्द होने के लिए बड़ा सिंपल चीज है, आगे बताऊंगा। देखिए, जॉब कार्ड को रद्द किया जाना, जॉब कार्ड को रद्द किया जाना, कार्यों की मांग नहीं करोगे आप। जॉब कार्ड तो बना लिए हो, लेकिन काम ही नहीं मांग रहे हो, मुझे भी काम में ले चलो, काम ही नहीं मांग रहे हो आप। तो कार्यों की मांग नहीं किए जाने पर, या फिर कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हो आप काम के सिलसिले में, उन्होंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया, उन्होंने पूछा काम में जाओगे क्या यार, जॉब कार्ड तुम्हारा बना है, आपने रुक जाओ, गुटखा भरा था उस दिन, है ना, कुछ भी नहीं बोला, रिपोर्ट ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया? रिपोर्ट नहीं किया। तो उस रिपोर्ट नहीं किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता। मेरी बात को नहीं माने, कर दूंगा मैं, डराएगा, नहीं कर सकता। काम में नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, बना तो है, काम में नहीं गए, काम नहीं मांगे, या कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हो, पूछ तो रहा है, रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हो, आपका जॉब कार्ड बस पड़ा रहेगा घर में, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? कब होगा रद्द? रद्दीकरण कब होगा रद्द? समझो, स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में अगर आपने पलायन कर लिया है, कौन से क्षेत्र में पलायन कर लिया है? अगर आपने शहरी क्षेत्र में पलायन कर लिया है तो आपके जॉब कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, गांव में थे, बिलासपुर आ गए, तो स्थायी रूप से घूमने के लिए आए हो तो उसी में रद्द कर दिया जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं। अगर आपने क्या कर दिया, स्थायी रूप से, ये पॉइंट याद रखना, स्थायी रूप से आप किसी सिटी में जाकर बस गए तो आपके जॉब कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि उस सिटी का आधार कार्ड आपने बना लिया, राशन कार्ड आपने बना लिया, तो गांव के नहीं रह गए अब, तो आपका जॉब कार्ड भी गांव का नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा, अगर मृत्यु हो गई जॉब कार्ड धारक की, तो मृत्यु हो गई तो भी खत्म। ऐसा नहीं है कि उस जॉब कार्ड में, पापा के जॉब कार्ड में उसका बेटा जाएगा ना, समझ आ गया? जॉब कार्ड वाले की ही मृत्यु हो गई भाई, तो फिर उसके जॉब कार्ड का क्या महत्व, रद्द कर दिया जाता है। ठीक ना? फिर आगे,
अगर आपने डुप्लीकेट, फर्जीवाड़ा डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनाया है, वो वाला डुप्लीकेट अलग है, अभी इसके पहले बताया था, अगर गुम गया तो आप डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिए आवेदन करोगे, है ना। लेकिन अगर आपने फर्जीवाड़ा तरीके से डुप्लीकेट बना दिया, भाई डुप्लीकेट आधार कार्ड भी बन जाता है, डुप्लीकेट पैन कार्ड भी बन जाता है, तो अगर आपने डुप्लीकेट क्या जॉब कार्ड बना लिया है तो भी आपका जॉब कार्ड क्या रद्द किया जा सकता है। समझ में आई बात। अगर आपका गांव नगर पंचायत में आ गया या नगर निगम में आ गया तो भी आपका जॉब कार्ड क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक भाई, रोजगार गारंटी केवल गांव के लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, और उस ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर आप चले गए कहां पर, नगर पंचायत में चले गए, नगर निगम में चले गए। बिलासपुर क्या है, नगर निगम है ना, तो यहां पर आ गए तो सिटी हो गया, तो आपका जॉब कार्ड खत्म। ठीक, हाँ, पूरे गांव के गांव का जॉब कार्ड खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर कोई गांव आगे चलकर नगर निगम बन गया या नगर पंचायत बन गया तो पूरे गांव का वो जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। ठीक, अपने आप रद्द हो जाएगा, उस गांव में रोजगार गारंटी आएगा ही नहीं, है ना। मस्त ऐसा फोटो फ्रेम में बंधवा के रखना फिर जॉब कार्ड को, इतना कर सकते हो, है ना। ठीक, फिर आगे अगर आप दूसरे ग्राम पंचायत में पलायन कर लेते हो, गांव चेंज, आपके गांव में भी दूसरे गांव वाले आके बसे होंगे, आपके गांव का राशन कार्ड बना लिया होगा, वोटर आईडी बना लिया होगा, आधार कार्ड बन गया होगा नया वाला, तो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप जाते हो तो दूसरे गांव में, ठीक है, वहां का राशन कार्ड उस गांव का बनेगा, इस गांव का नहीं बनेगा। जो पहले वाला बना था ना वो समाप्त हो जाएगा, आपका रद्द हो जाएगा। ठीक, हाँ, नए गांव में जब जाओगे ना तो नया बनाना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी, अभी देखे कार्यक्रम अधिकारी कौन, जनपद पंचायत का सीईओ। तो सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात जांच करेगा, सही में गया है कि नहीं गया है, सही में वो आदमी की मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। ये कार्यक्रम अधिकारी क्या करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा, और निष्पक्ष जांच के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का क्या देगा, वो निर्देश देगा। ठीक, फिर आगे नाम को जोड़े जाने या हटाए जाने या रद्द किए जाने की समस्त कार्यवाही सार्वजनिक की जाती है ग्राम सभा के पटल पर, है ना। फलाना का जॉब कार्ड इतने इतने लोगों का काटा जा रहा है, इतने का काटा जा रहा है, सभी के समक्ष ये बताया जाएगा। ठीक, तो ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा भाई, याद रखना पॉइंट को, ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जाती है। और इसे अब कार्यक्रम अधिकारी को बताओगे कि नहीं कि फलाना फलाना का कट गया, है ना, जॉब कार्ड उसको रद्द कर दिया गया, किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई यहां से वहां चला गया था, स्थायी रूप से पलायन कर गया था, तो उसको सूचना किसको दिया जाएगा, कार्यक्रम अधिकारी को। और कार्यक्रम अधिकारी को सूचना देने के बाद इसको MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि MIS का पूरा नाम क्या है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, तो आज के लिए इसको यहीं तक देखते हैं, है ना। इसके बाद आपके मैथ्स रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक, बाकी का लेक्चर कल देखेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को आज की जो क्लास है। इस क्लास को करने के बाद मैं ये दावा करता हूं कि इससे बाहर आपको एक भी चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा एडीओ के लिए। ठीक है, ये मेरी गारंटी है।
ग्रामीण विकास, आजीविका, ये दो टॉपिक ऐसे, और तीसरा नंबर पंचायती राज। ये तीनों की क्लास मैं लूंगा। तीनों की क्लास को करने के पश्चात आपका इधर का उधर एक भी नंबर नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए इसी को, और किसी नोट्स किताब वगैरह नहीं लेना मार्केट से, कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं है। पूरा आपको पीडीएफ दिया जाएगा, फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, है ना, फ्री की क्लास रहेगी। ठीक, ये रामबाण सिद्ध होगा ये आपका। ठीक, रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। तो हमारी इस मेहनत के लिए कम से कम इसको शेयर करना और बच्चों को बताना, ताकि किसी की जिंदगी और बन सके। ठीक है, तो इतना आप मेहनत कर दीजिएगा, थोड़ा सा ही मेहनत करना है ना, बस शेयर का बटन दबाना है। ठीक, बाकी की क्लास कल करते हैं। थैंक यू।